अस्सलामुअलैकुम। सुरखांचल सीज़न 3 जिसका नाम है यारियां और इसकी राइटर है तानिया ताहिर। किस नंबर 8। मोबाइल पर बजने वाली तेज़ टोन पर उसने करवट लेनी चाहिए, जबकि उस पर इतना बोझ था कि करवट वो ले भी नहीं सकी और शायद नींद में ही वो कराहने लगी। उसकी कमर में दर्द हो चुका था और वो अपने आप को ही संभाल नहीं पा रही थी। और अशर की रिंगिंग टोन इस तरह बज रही थी जैसे कोई कॉल करके भूल गया, और वो इस तरह सो रहा था जैसे नींद की गोलियां लेकर सोया। वो उठने की हिम्मत करती मुश्किल तमाम ही बैठ सकी थी। उसने देखा अशर के तकिए के पास ही मोबाइल था, और फिर भी वो इस सहूलत से सो रहा था जैसे कुछ भी नहीं हो रहा। वो कुछ झिझकती हुई सी मोबाइल उठा गई। उस पर आइस लिखा था। यकीनन उसे ये कॉल नहीं उठानी चाहिए। अभी कुछ दिनों से वो कुछ नॉर्मल लग रहा था, शायद 2 दिन से, क्योंकि वो उसे ना इरिटेट कर रहा था और ना ही ताने मार रहा था। और अगर वो ये कॉल उठा लेती तो यकीनन उसकी गर्दन काट देता अशर। उसने पुकारा और वो करवट बदल गया। आपका फ़ोन बज रहा है, वो आहिस्ते से बोली। तो उठा लो, वो नींदों में ही तब बोला। लेकिन फ़ोन आपका बज रहा है। वो उसे एहसास दिलाने लगी कि कॉल उसकी है, लेकिन वो सो चुका था। जाना ने कॉल अटेंड कर ली। भाई कहाँ हैं आप? दूसरी तरफ से नहायत गुस्से से सवाल हुआ। जाना बोलती तो शायद कुछ गलत हो जाता। हेलो, मुकाबिल भड़का था। हेलो, चिढ़कर बोला। वो सो रहे हैं, वो डरते हुए बोल गए, और दूसरी तरफ सीटी गुम हो गई। आइस को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था वो कॉल पर हो गई, जबकि आर्यान की आंखें बाहर उबलने को थी। आइस ने फौरन कॉल काट दी। जाना ने मोबाइल उसके पास रख दिया और खुद तकिए के सहारे लेट गई। वो अशर को देख रही थी। उसकी पूछ वो याद कर रही थी कि यहाँ आने के बाद उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी बहन के लिए पसंद किया गया शख्स एक दिन उसके तमाम हकूक़ का मालिक होगा। महामापी ने ज़्यादती की थी उस पर। वो बहुत छोटी थी अशर से, ठीक है, वो इम्प्रेस हुई थी उसकी पर्सनैलिटी से पहले वक्त में ही, लेकिन ये सब उसने नहीं सोचा था। वो दीवार को देखने लगी। अभी रात बाकी थी। वो आज थका हुआ आया था, जल लेट गया। पता नहीं वो कभी इस कैद खाने से निकलकर किसी खुली फिजा में सांस भी ले पाएगी या नहीं। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक अशर ने दोबारा करवट ली और शायद दूसरी तरफ उसे टटोला था। अरजाना उसके हाथ को अपने पाँव पर देखने लगी। उसने एक आंख खोलकर देखा। क्यों बैठी हो? तेवरी चढ़ाकर पूछने लगा। थक गई थी लेटे लेटे, कमर दर्द कर रही है, हाथ पाँव सुन्न हो रहे हैं। बोलते बोलते गले में आंसू फंस गए। अशर नींदों में ही उठकर बैठ गया। तुम मुझे जिज करने का कोई लम्हा छोड़ सकती हो? वो चिढ़कर उसकी मेडिसिन उठाकर देखने लगा। मैंने आपको जिज नहीं किया, ये आपकी ही मेहरबानी है। मुझ पर जो अजियत बन गई है। वो रो दी। बहुत ज़्यादा ज़बान लग गई है तुम्हारी। वो पलटकर उसे घूरने लगा। शायद जितनी तकलीफ में मैं हूँ वो आपको मिल जाए तो आपके भी इससे ज़्यादा लग जाए, वो गुस्से से बोली। अशर उसको घूरता रहा, जिस पर जाना सर झुका गई। उठो, थोड़ा चल फिर लो, ठीक हो जाओगी। उसकी मेडिसिन ठीक थी, ओवर वेट की वजह से उसे ये इश्यूज़ होते थे। वो बोला तो जाना उसकी जानिब देखने लगी। आप सो जाएं। वो उठने की कोशिश करती उसे सोने का कहती मुश्किल उठी। क्यों? अशर उसके हुक्म पर तिलमिलाया। क्योंकि मुझे आपको नहीं देखना, वो कहकर कमरे में चक्कर लगाने लगी। मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ तो सर पर सवार ना हो। अशर झड़क गया। काश मैं आपके सर पर ऐसे ही खड़ी हो जाती। वो शायद ज़्यादा ही भरी हुई थी, तभी बिना डरे हमले कर रही थी। इतनी ज़बान तो किसी औरत की नहीं है जितनी तुम्हारी है। वो उस पर तकिया फेंक कर बोला। अशर, वो आजिज़ से आई। तुम बिल्कुल मेरी महबूबा नहीं हो, तो नखरे कम दिखाओ। मेरे बच्चे नहीं संभल रहे इससे। वो दूसरे तकिए को बाहों में भरता उस पर तंज उछाल गया। मैं भी देखना चाहती हूँ आप किस औरत से मोहब्बत करेंगे, ताकि मुझे ये देखकर सुकून हो कि आप इंसान ही हैं। क्या जुल्म किया मैंने तुम पर? अब वो वाकई गुस्से में चिल्लाया था। जाना की आवाज़ दब सी गई। ये कि तुम मेरे बच्चों की माँ हो? वो भड़का, जबकि जाना उसे अब भी सुनाना चाहती थी कि ये को वो 7 माह से उस कमरे में बंद है। 7 माह से उसने अपने माँ बाप को नहीं देखा। 7 माह से वो यहाँ घुट रही है, और वो कभी आ जाता है तो कभी 10-10, 15-15 दिन उससे उसकी खबर तक नहीं होती। ये कि वो गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रही है। ये कि वो खुद को जिंदा महसूस नहीं करती। ये कि उसके बच्चों के बोझ को उठा नहीं पाती, और वो सिर्फ ये समझ रहा था कि उसके बच्चे जाना के लिए जुल्म था। क्या ये जुल्म नहीं था कि वो पढ़ा लिखा इंसान जो खुद एक डॉक्टर था अपनी बीवी के साथ क्या कर रहा था? अशर के चिल्लाने पर वो थम सी गई। उसने निगाह झुका ली, जबकि अशर गुस्से से तकिया दूर करता मोबाइल देखने लगा। मोबाइल पर आइस की कॉल, फिर कॉल का अटेंड होना, और 1 मिनट के बाद वो झटके से उठा था। उसमें जाना का कसूर नहीं था, लेकिन उसे यकीन था शायद वो आज उसके मुंह पर थप्पड़ मार दे, क्योंकि जिन तेवरों में वो स्क्रीन को घूरने के बाद उसे देख रहा था। जाना की सांसें वहीं दम तोड़ गई जब वो अपनी जगह से उठकर उसके पास आया। ये कॉल तुमने पिक की है? उसने खतरनाक संजीदगी से सवाल किया। वो आपने कहा था अटेंड कर लूँ मैं।
मैंने इग्नोर किया था बट कॉल आए जा रही थी। वो डरते डरते बोली, मैंने सच में आपको उठाया था, आप नहीं उठे थे। वो रो देने को हुई। अशर एकदम उसकी गर्दन जकड़ गया जबकि जाना अपने कदमों पर हिली और उसी के बाजू थाम गई। आज के बाद मैं कहूँ भी तब भी मेरे फ़ोन को हाथ मत लगाना। शुक्र करो आइस था, अगर कोई और होता तो। वो झटके से उसे दूर करता खुद भी दूर हुआ और अपनी शर्ट बेड पर से खींच कर पहनने लगा। जबकि फिक्रमंदी भी थी, उसने शर्ट पहनते पहनते ही कॉल घुमा दी थी। 4 बज रहे थे और आइस की कॉल। मालूम नहीं सब खैरियत थी या नहीं। मॉम ठीक थी, आर्यान, अजान सब ठीक थे या डैड। दूसरी तरफ से कॉल पिक हुई। हाँ बोलो, वो पुरसुकून सा बोला जबकि जाना ने भीगी नज़रों से उसकी जानिब देखा और अपनी गर्दन पर हाथ फेरने लगी। अच्छा ठीक है, आता हूँ मैं, उसने कहा और वहाँ से बाहर निकल गया। जबकि जाना पीछे खामोशी से कमरे को लॉक होता देख रही थी। वो बाहर आया और बाल दुरुस्त करता सीधा हॉस्पिटल की जानिब चल दिया और जैसे ही वो लॉबी में दाखिल हुआ तो आइस और आर्यान को डॉक्टर असफन से बात करते देखा। आर्यान को देखकर उसने गहरा सांस भरा था। जितना वो इस बात को और उस लड़की को छुपाना चाह रहा था वो उतना ही लोगों पर खुलती जा रही थी। वो सुकून से उन दोनों के पीछे आ खड़ा हुआ। वो किसी को एडमिट करा रहे थे। आर्यान उसे अपने पीछे महसूस करके मुड़ा और आइस भी, जबकि डॉक्टर असफंद उसको सलाम करके वहाँ से चला गया था। रात का वक्त था, तभी आइस को ज़्यादा मसला नहीं हो रहा था, वरना वो निकल नहीं सकता था। आर्यान और आइस और अशर तीनों ही अशर के कमरे में आ गए। वो दोनों खामोश थे और अशर लापरवाह, जैसे उसे फ़र्क नहीं पड़ता। ये तुम क्या कर रहे हो? आर्यान ने ही सबसे पहले सवाल किया, क्योंकि आइस तो जानता ही था क्या कर रहा हूँ। उसने भी आगे से सवाल किया, तुम जानते हो डैड की पसंद के खिलाफ जाने का मतलब क्या है? वो बोला, आर्यान प्लीज़, मेरी ज़िंदगी और मैं अपने मुताबिक ही जीऊँगा। वो सर झटक गया। किसी को कैद करके, किसी पर जुल्म करके? आइस की आवाज़ पर अशर उसे घूरने लगा। भाई, अगर आपने उस लड़की के साथ रहना है तो आप उसे घर लेकर आएं, इज्जत दें। डैड या घर का कोई फर्द इख्तलाफ का हक नहीं रखता, लेकिन चोरी छुपे ये सब करने की क्या तुक है? आइस की बात पर अशर सांस खींच गया। मैं उसे छोड़ दूंगा, मुझे ये नाटक ज़्यादा अर्श से अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना, सिर्फ बच्चों का इंतज़ार है। वो बोला तो आर्यान फिर से हैरानगी से देखने लगा। अशर, आर यू इन सेंस? वो एकदम भड़का। यहाँ हम एक औरत को उसका हक दिलवाने की जद्दोजहद की है और एक और औरत किसी के जुल्म का शिकार है और वो मेरा ही भाई है, और आगे से तुम कह रहे हो तुम उसको छोड़ दोगे, तलाक दोगे? हाँ, क्योंकि मैं भी इस तमाशे से बोर हो चुका। रफ्ता रफ्ता सब पर खुले, इससे बेहतर है कि वो अपने माँ बाप के पास चली जाए। रिडिक्यूलस। आर्यान चेयर को धकेलता उठ खड़ा हुआ। तुम दोनों क्यों आए थे? शायद तुम्हारा ये नाटक खुलना था। प्लीज़। अशर हाथ बुलंद करके उसे टोक गया। ये फ़कत मेरा मसला है और तुम लोग इससे दूर रहो, वो बोला जबकि आर्यान ने आइस को उठने के लिए कहा। चलो यहाँ से, पेशेंट एडमिट है, उसका चेहरा बर्न है। अगर आप में से उस लड़की के अलावा किसी और लड़की के लिए हमदर्दी है तो इसका इलाज करवाइएगा, बाकी मैं मॉम से बात कर लूँगा। वो अपनी खफकी जाहिर कर गया था। आइस अशर एकदम बोला जबकि वो बाहर निकल गया। मेरा तमाशा भूल गए हैं दोनों। वो गुस्से से पेपर वेट फेंकता सोचने लगा, कुछ ज़्यादा ही हमदर्दी है लोगों को इससे। वो दांत पीसकर मुठ्ठियाँ भींचता अपना गुस्सा जब्त कर रहा था जबकि डॉक्टर असफन ने दरवाज़ा बजाया तो उसे उस तरफ ना चाहते हुए भी तवज्जो देनी पड़ी। जबकि दूसरी तरफ तकरीबन सुबह 6 बजे वो दोनों घर पहुंचे थे और दोनों ने सोच लिया था वो कमरों में बंद हो जाएंगे ताकि हैदर तक खबर ना पहुंचे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि आते साथ वो अपने अपने कमरों में बंद हो गए। आइस ने निगाह पूरे घर में घुमाई थी। वक्त तो नमाज का था तो वो मौलानी थी कहाँ, और जब दिखाई नहीं दी तो वो कमरे में आ गया। आते साथ ही सोने के लिए लेट गया तो दूसरी तरफ आर्यान भी अपने कमरे में सो चुका था, ये जाने बिना कि सुबह उनके लिए क्या वबाल खड़ा होगा। अगली सुबह हैदर, सलार और जरियाब तीनों ही लॉन में बैठे थे। वो दोनों बाप से कोई बात कर रहे थे जबकि सलार इस बात की नफ़ी कर रहा था। तुम अपना गुस्सा एक तरफ रखो, तुम्हारे इस रवैये को अशर पिक करता है और फिर आड़ी फंसी इख्तियार करता है। सलार ज़रा आजिज़ सा होकर हैदर को देखने लगा। डैड, पूरी दुनिया थी इस दिन, जिस दिन मेरे साथ साथ मेरे बेटे की बेइज्जती हुई। भाई, बाबा ठीक कह रहे हैं, हमें उस लड़की के बारे में सोचना चाहिए। है तो वो अशर के निकाह में। मैं इस बात का इख्तियार अशर को ही दूंगा, वो जैसा चाहे उस लड़की के साथ करे। हैदर, सलार को उसकी ये जिद समझ नहीं आती थी। हैदर खामोश हो गया। ये मेरा हुक्म है कि तुम और अशर उस लड़की को जल्द से जल्द घर लाओगे। लाइबा जैसे ही ठीक होती है अशर के वलीमे की तैयारियां शुरू कर देंगे, और आर्यान की भी शादी का सोचना। वो मजबूत लहजे में बोला। हैदर बाप को देखने लगा जिसकी हतमी बात इस बात का सबूत थी कि वो मजीद एक लफ्ज़ नहीं सुनेगा। ज़रियाब शुरू में हैदर का साथ दे रहा था जबकि फिर उसने सलार की हाँ में हाँ मिला दी। मामलात जो भी थे, एक लड़की को वो इस चीज़ की सज़ा नहीं दे सकते थे, जबकि हैदर और अशर शायद दोनों ही एक ज़हन थे। ना ही अपनी बदनामी भूलने को तैयार थे और ना ही कुछ और, ना ये मानने को कि वो सब उस चीज़ में शामिल नहीं थे। जबकि अशर को फिर भी डर था कि हैदर को इल्म हुआ तो वो तो हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करता।
वो तीनों ही खामोश हो गया, जबकि सलार किसी से फ़ोन पर बात करने लगा। शायद कबीर और आरिस थे, वो दोनों ही शहर से बाहर गए हुए थे। तभी सलार उनसे किसी मौजू पर बात कर रहा था और उनके साथ साथ भी था। ज़रियाब हैदर की जानिब देखने लगा, जो संजीदगी से बैठा था। इजी हो जाएं भाई और ठंडे दिमाग से सोचिए। मुझसे गलती ये हुई है कि उस वक्त मैंने इन दोनों का निकाह करा दिया, वरना आज ये मुसीबत सर पर ना बैठी होती। वो तल्खी से बोला। ज़रियाब ने गहरा सांस भरा और हैदर ने बेसाख्ता सर उठाया तो अदा उन तीनों को कॉफ़ी के मग दे रही थी। थैंक यू, हैदर मुस्कुराकर बोला, जबकि ज़रियाब भी उसे देखकर मुस्कुराया। सर पर दुपट्टा लिया वो अपनी सुनहरी नज़रों से और हल्की मधुर मुस्कुराहट से हैदर को देख रही थी। अंकल, मैं मेडिकल में एडमिशन लेना चाहती हूँ और मामा मुझे लेने नहीं दे रही। वो मुंह बसूर कर उससे शिकायत कर रही थी, जो खुद इस हक में नहीं था। अच्छी बात है मेरी जान, कहा करना है तो क्या करना है तुमने पढ़कर? हैदर सुकून से बोला। बाबा, वो मुंह बसूर कर बाप को देखने लगी। तुम्हारी माँ की कैंची की तरह चलती ज़बान को मैं खुद ब्रेक लगा दूंगा। कल लास्ट डे है, तुम अजान या आर्यान के साथ चले जाना। अजान भैया जाते ही नहीं है, वो ज़रा गुस्से से बोली। ऐसे ही नहीं जाता, ये चार चार लौंडे सिर्फ ठूसने के लिए पैदा हुए। चलो तुम मेरे साथ, देखता हूँ मैं सबको। वो उठा और कॉफ़ी के मग से घूंट भरा। वो अदा के शाने पर हाथ फैलाकर सबसे पहले अजान के कमरे में घुसा था। दूसरी तरफ उसी वक्त अबीरा भी घर में दाखिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अबीरा की आवाज़ पर हैदर मुस्कुरा दिया था। हाय स्वीट हार्ट, काफ़ी दिनों बाद आई हूँ। वो बिल्कुल नौजवानों की तरह उससे बोलता था। दर हकीकत आपके बेटे की शिकायत लेकर आना हुआ है। अबीरा की बात पर हैदर नफ़ी में सर हिलाने लगी। बस अब तुम ना रोकना मुझे अंकल। ये आपका बेटा, ये समझता क्या है खुद को? पूरी यूनिवर्सिटी में सबको उसने मेरा नाम फालतू बना दिया है। हर कोई मुझे फालतू कहता है, यहाँ तक कि टीचर्स भी। और ये दो नंबरी इंसान मेरे दोस्तों के साथ डेट करता है और मेरी और अदा की चीज़ें चोरी करके देता है उनको। अबीरा भड़की तो हैदर ने एक सांस खींचा। ये खोता नहीं सुधर सकता, सब्र करो अब तुम। नहीं नहीं अंकल, अभी तुम तो सो रहे हैं, अदा जल्दी से बोली। ये सोने के लिए पैदा हुए हैं, रोको तुम। वो उसका गाल थपथपाकर दरवाजे में लात मारता अंदर दाखिल हुआ तो अज़ा ने कमरा देखने लायक था। एक एक चीज़ ज़मीन पर पड़ी थी और वो ओंधा बेड पर लेटा ख्वाबी खरगोश के मज़े ले रहा था, जबकि हैदर की पड़ने वाली लात से वो एकदम कराहा था। डैड, वो धाड़ा। क्या डैड? वो उससे ज़्यादा धाड़ा था। खड़ा हो और 2 मिनट में अपने एक मुंह धोकर बाहर लाउंज में पहुंचो। अजान हैदर, वरना जानते हो, बेहतर जानते हो तुम मुझे। वो वार्न करके वहाँ से बाहर निकल गया और इसी तरह वो आर्यान के रूम में गया, लेकिन वो उठ चुका था। तैयार होकर वो निकलने ही लगा था। कहाँ जा रहे हो? हैदर ने घूर कर पूछा। मैं तो नीचे ही आ रहा था। वो शानिया चुका गया, जबकि हैदर ने सर हिलाया। बताता हूँ मैं, आ जाओ। और जब वो आइस के कमरे में दाखिल हुआ तो उसे खबर नहीं थी कि वो यहाँ मौजूद होगा। वो ऐसे ही चला गया था, लेकिन उसे कमरे में देखकर खुशगवार हैरत हुई थी और सोता उसे देखकर मालूम नहीं क्यों वो खामोशी से बाहर निकल आया। अदा ये सब देख रही थी। उसे यही चीज़ बहुत बुरी लगती थी कि इस घर का हर शख्स आज के ज़ेरे असर था, यहाँ तक कि उसका अपना बाप भी। वो ये नहीं समझती थी कि सब छोटा होने के बाद उससे मोहब्बत करते हैं और वो ज़रा मुंह बनाकर बैठ गई, जबकि अबीरा तो बहुत खुश थी। असल क्लास तो लगती वो अजान की लगती और उसके सीने में सुकून भर जाता। नवीन के हाथ में अब अदा का ब्रेसलेट देखकर उसको पतंगे लग गए थे और जब उसने उससे वो ब्रेसलेट उतारने को कहा तो वो उसे फालतू कहकर भाग गई। बस तब से ही पतंगे लगे हुए थे। हैदर भी सुकून से लाउंज के सोफे पर बैठ गया। लाइबा और आहल सो रहे थे और वो अपने बड़े बेटों के पीछे पड़ चुका था। आर्यान आया तो हैदर ने उसे तवज्जो से देखा। तुम दोबारा नवाबजादा गौहर के इलाके में गए थे? हैदर संजीदगी से पूछने लगा। नहीं, वो साफ मुकर गया। तो रात कहाँ थे तुम? आइस के साथ। हैदर ने दांत पीसे और आर्यान अलबत्ता पुरसुकून था। और आइस, वो तुम्हारा दूसरा बाप कहाँ था? हैदर जानता था वो कुछ न कुछ कर रहा था पीछे ही पीछे, और वो आर्यान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। नवाबजादा गौहर से उसके पुराने ताल्लुकात थे। वो जानता था वो इंसान क्या शहर, उसके बेटा ही उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। तो हैदर तो नहीं चाहता था कि वो उसके खिलाफ कुछ करे, क्योंकि आर्यान की जिद से वो वाकिफ था, तो गौहर की कमीनगी से भी। डैड मेरे साथ था। क्या बातें कर रहे? अशर के एकदम हंसने पर आर्यान ने आंख दबाई, जबकि हैदर ने दोनों को घूरी लगा दी। वो दोनों मुस्कुराहट दबा गए। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझसे पहले मत निकलना, आर्यान को कहकर वो सुकून से कॉफ़ी पीने लगा, जबकि आर्यान हॉस्पिटल जाना चाहता था फ़िलहाल, लेकिन फिर खामोशी से बैठ गया। तब तक अजान भी आ गया और अबीरा को देखकर उसने पाँव पटक दिए। यकीनन अब नई तरह उसकी बेइज्जती होनी थी। वो अबीरा को इग्नोर करके उसके सोफे पर बैठ गया। 12 बज रहे थे। यूनिवर्सिटी का टाइम ख़त्म था, जबकि उसकी क्लासेस मॉर्निंग में थी। खैर वो क्लास लेता कब था? अदा कॉफ़ी दे दो प्लीज़, वो बोला। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मुलाजमा नहीं है वो। हैदर भड़का।
बहन तो है, वो बोला जबकि हैदर ने चप्पल पाँव से निकाली। डैड, वो चिल्लाता हुआ सोफे की दूसरी तरफ उतर गया। तुम किन के साथ डेट मारते फिर रहे हो, बताओ मुझे। अबीरा के साथ था। क्या मसला है आपको? साफ झूठ बोल गया। मेरे साथ कब थे तुम? वो चीखी। अदा बताओ ज़रा, कल ये और मैं साथ थे या नहीं? उसने अदा को घसीटा जो बेसाख्ता घबरा गई। हाँ 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 हाँ, आप साथ थे, वो मुनमुनाई। बिला वजह झूठ बोल दिया था, बजान को पिटता हुआ नहीं देखना था। अदा, अबीरा का बस नहीं चिल्ला चला उठाकर कोई चीज़ मारे, जबकि वो मुंह बसोर गई। और आइस भी रफ टी शर्ट और ट्राउज़र में रूम से निकल आया। उसकी आदत दादा और बाप से मिली जुली थी। फ्रेश हुए बिना ही वो बाहर निकल आया था। मुनीब, मुझे कॉफ़ी दो, मेरा सर फट रहा है, वो बोला जबकि सब उसे देखने लगे। अदा का दिल क्या उठकर चली जाए, जबकि मुनीब से पहले ही आयत ने उसके आगे कॉफ़ी का मग कर दिया। वो मुस्कुरा दिया। थैंक्स। वो उन सबको देखने लगा। मॉम नहीं उठी। उसने अजान को देखा। नहीं, मैं तो अपने नए भाई से मिलने जा रहा हूँ, तुम भी चलो। बाप से बचने का वाहिद हल यही था, जबकि अबीरा अदा को घूर रही थी। वो डैड का बेटा है, मेरा भाई नहीं। आइस बोला, रुट गया। और तुम तो आसमान से वैसे ही टपक गए थे, मेरी औलाद तो हो ही नहीं। यार बस करें, आपको इस वक्त शर्मिंदा होना चाहिए, वो बाप को घूरता बोला। क्यों, किस लिए? हैदर ढिठाई से बोला। शुक्र है कुछ तो हमारा आप पर गया है, अगर शक्ल नहीं गई तो। जानबूझकर कहकर वो हंसी दबाता अजान और आर्यान के साथ माँ के कमरे में दाखिल हो गया। हैदर तिलमिला गया। मेरे हैंडसम पन को चैलेंज करके गया है, वो भड़का, जबकि जरियाब और जैन हंस दिए। मुझे लगता था झूठ बोलना बुरी बात है। कॉफ़ी का मग लबों से लगाकर एक कड़वा सा घूंट भरते वो आहिस्ती से बोला। सब लाइबा के रूम में थे और वो एक कॉल सुनने बाहर निकला तो किचन में अदा को देखकर वहीं आ गया। अदा के हाथ रुक गए। वो शायद अपने लिए सैंडविच बना रही थी, लेकिन वो मुड़ी नहीं, जो साफ इजहार था नापसंदीदगी का। ना ही कुछ बोली। आई सैदर गहरा सांस भरकर उसके नज़दीक हुआ, यहाँ तक कि उसकी पूछ के बिल्कुल करीब हो गया। अदा वहाँ से हट जाना चाहती थी। वो खड़े खड़े कांपने लगी। अगर वो मुड़ती तो बिल्कुल उसके सीने से टकरा जाती। जबकि आयुष उसके बारी को देख रहा था जो उसके बालों में फंसी हुई थी, जबकि कान में होने के बावजूद उसने कप एक तरफ रखा। अदा की आंखें भर गई और आयुष की उंगलियों के लम्स ने जैसे ही उसकी गर्दन को छुआ, वो एक झटके से दूर हुई और खींच कर थप्पड़ दे मारा। उसने रोते हुए तमाम आंसू अलग में उतारे। आयुष उसे देखने लगा। आप अपनी हीरोगिरी किसी और के सामने किया करें, हम हमसे दूर रहें, वो रोते हुए बोली। और वहाँ से बाहर निकल के जबकि आइस दांत भींच गया, निगाह सैंडविच पर गई तो वो सैंडविच जो वो अपने लिए बना रही थी उठाकर वो उस कमरे में आ गया जहाँ सब थे, और वो भी वहीं थी। शायद उससे बचने के लिए हजूम में आ गई थी। सब उन तीनों को फोर्स कर रहे थे कि वो अहल हैदर को गोद में उठाएं, जबकि आइस साफ मुकर गया। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बिल्कुल इस तरह पोज नहीं दे रहा था कि वो बाहर से थप्पड़ खाकर आया था। ये तुम्हारे नेल कैसे लगा? आर्यान ने उसके गाल पर नाखून का निशान देखा। अदा ने घबराकर उसकी तरफ देखा था। दोनों ही निगाहों का तसादुम हुआ। बिल्ली ने पंजा मारा, लेकिन वो भूल रही है जब वो शेर की गिरफ्त में होगी तो कितने पंजे खाएगी। खैर, ढील दिया मैंने बिल्ली को, डोंट वरी, वो वाज़े लफ्ज़ों में बोला। आर्यान को कुछ समझ नहीं आया, जबकि जिसको समझाना था उसे समझा चुका था वो, और उसके उड़ते रंग इस बात का सबूत थे कि वो कांप उठी है उसकी बात से। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड, और यकीनन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और कितना बदतमीज़ है ये अशर। अशर बताता क्यों नहीं है आर्यान, और ये आज को बता देना चाहिए। वैसे सलार का भी करैक्टर ऐसा ही था, सलार का भी ऐसा था, हैदर का भी फिर ऐसा था। सब बड़ा लाड उठाते थे। हैदर का थोड़ा सा इस टाइप नहीं था, मतलब ये क्योंकि सलार का भी यही पेशा था, वो भी इसी तरह एक्टर था। और ये जो क्या नाम है इसका, आइस, इसका भी करैक्टर बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि ये भी एक एक्टर है और ये भी थोड़ा इस तरह का सीन था। क्या यार, वो सिंगर था, आई थिंक सो। सलार सिंगिंग करता था शायद, मुझे लगता है कि सलार सिंगर था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वो बहुत मज़े का, फर्स्ट जो था ना वो बहुत मज़े का था, सेकंड वन भी अच्छा था, लेकिन फर्स्ट ज़्यादा मज़े का था। और ये भी अभी तो चल रहा है, देखते हैं कि ये कैसा बनता है। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।